ओके, गुड मॉर्निंग साथियों। परिस्थितियाँ बहुत कुछ सुधर चुकी हैं, नया सवेरा आने वाला है। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, मे बी इसी वीक में आपको रीट का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, एक बार वापस फॉर्म रीओपन कर रहे हैं, तो जिन लोगों को ये कंसर्न था कि साहब कुछ गलतियाँ हो गई, हमें सुधारना है, तो उनको वापस मौका मिलेगा, वो अपना करेक्शन कर लेना, आखिरी चांस होगा ये। जिन लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रह गए होंगे फॉर्म भरने से, वो भी भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अभी फॉर्म निकलेंगे, फिर वापस एक डेट आएगी। मुझे लगता है कि मे बी अगस्त या सितंबर में अपनी रीट की डेट डिसाइड हो जाएगी, और इस बार शायद फाइनली हो, ऐसी उम्मीद करते हैं हम, और होगी भी। ठीक है, तो आपके लिए ये 2 से 3 महीने का टाइम गोल्डन टाइम है, इस बार आपको नहीं चूकना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जाने क्यों बहुत सीरियस नहीं होते हैं, और नहीं है बहुत सीरियस। तो ऐसा पता है आपको, अभी 31 से 34 35 तो हो ही चुकी हैं। ठीक है, और आज जब तक एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट आएगा, मे बी इस प्रोसीजर में 6 महीने का टाइम लग जाएगा। तो आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक आपको पता है मे बी 50,000 50,000 के करीब थर्ड ग्रेड भर्ती के मौके हैं, चांसेस हैं। और ये एक ऐसा चांस है जो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए, जो मुझे सुन रहे हैं, इस ज़िंदगी में दोबारा आने वाला है। तो उस बेहतरीन अवसर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, गंवाना नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत, आपको पता है ना, आदर्श के बिना मेहनत निष्फल होती है। मैं नहीं कहता कि आदर्श आप मुझे ही बनाओ, जितने लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, वो रियल में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब ठीक है, हर जगह से आप लो, है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब एक ही एक को पढ़ो, नो, एक ही एक को नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ो, सबकी चीज़ें लो आप। और लेकिन खास बात यह है कि आप कितने सीरियस हैं। सीरियस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको पता है, पिछली बार हमने माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 12 में एक सवाल आपसे पूछा था, मैं उनके जवाब देख रहा था तो बहुत दुख हुआ मुझे। पता है क्या हुआ, आ, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, जिसमें परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, उस पर था। और हमने कहा था कि बेंडूरा ने कौन सी किताब नहीं लिखी है। 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था सेल्फ एफिकेसी, दूसरा ऑप्शन था अडोलसेंट अग्रेशन, थर्ड ऑप्शन था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, और फोर्थ ऑप्शन था सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, जो कि राइट आंसर था। क्योंकि ये बुक मिलर व डोलार्ड ने लिखी है 1942 में। ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बात सुन लें आप। मुझे दुख इस बात को लेके हुआ कि 4 में से 3 ऑप्शन मैंने कहीं ना कहीं उस सेशन में बोले थे, और कुछ के तो नाम भी लिखे थे, लेकिन उसके बावजूद आपके ज़्यादातर आंसर वही गए। केवल, आप बिलीव नहीं करेंगे, यूट्यूब पे केवल 10% लोगों ने, और टेलीग्राम पे केवल 14% लोगों ने राइट आंसर दिया है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं, 2000 में से केवल 200 बच्चों ने सही जवाब दिया है, और वो भी तब जब आप उस वीडियो को देखने के बाद उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हम वो क्वेश्चन जो डाल रहे हैं वो इस सेशन के बाद ही डालेंगे। तो कितनी अफसोसनाक बात है। इससे मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जहाँ तक मुझे, मेरी समझ कहती है, मुझे लगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो मेरे को लगा वो ये हो सकता है कि आप में से जिन बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखा है, उन्होंने आंसर दिए ही नहीं। दूसरा जो कंक्लूजन मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि साहब बहुत से बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने वीडियोस को देखा ही नहीं। और सबसे ख़राब बात पता है क्या थी, सबसे ख़राब बात ये थी कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को भी ध्यान से देखा और आंसर भी दिया, पर फिर भी आंसर गलत दिया। आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमने, आपको पता है ना, हमने तीनों, इसमें 4 में से 3 ऑप्शन बोले थे। सेल्फ एफिकेसी का हमने जिक्र किया था। दरअसल मैं आपको बता दूं, सेल्फ एफिकेसी बेंडूरा की वो बुक है जो उन्होंने 1977 नहीं करना है, इसको 97 कर लेना, 1997 में ये बुक आई थी। ठीक है, 77 में तो SLT आया था, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसकी हम बात कर चुके थे। 1997 में सेल्फ एफिकेसी आई थी। ये बात हमने उस वीडियो में बोली है, इससे पहले वाले सेशन में बोली है, बताया है। फिर भी 14% लोगों ने आंसर दिया है कि साहब सेल्फ एफिकेसी बेंडोरा ने नहीं लिखी। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन उसमें था अडोलसेंट अग्रेशन। तो याद है हमने आपको 2 जगह बोला है कि अडोलसेंट अग्रेशन 1959 में
अल्बर्ट बेंडूरा ने लिखी थी। अडोलसेंट एग्रेशन 1959 में अल्बर्ट बेंडूरा ने लिखी थी कि किशोरावस्था में किस तरह से हम फिल्मों को देखकर आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। आप जान के ताज्जुब करोगे, मुझे बहुत हैरत हुई कि 41% लोगों ने यह आंसर दिया कि सब अडोलसेंट एग्रेशन अल्बर्ट बेंडूरा ने लिखी नहीं है। 41% लोगों ने आंसर दिया है। क्या मानूं मैं उनको? कौन थे वो लोग? आप ही में से तो थे। तीसरा ये है, तीसरा ऑप्शन था उसमें, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। हमने बताया कि 1986 में बेंडूरा ने एसएलटी और सीएलटी दोनों को मिला दिया और इसके दर्शन हुए सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। तो बेंडूरा की एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, जो 1986 में आई थी, जिसमें बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम के साथ संज्ञानात्मक अधिगम को भी मिलाया और बेंडूरा का मॉडल सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कहलाया। पर 32% लोगों ने ये बोला है कि साहब सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन अल्बर्ट बेंडूरा ने नहीं लिखी। सोच सकते हैं आप, ओनली 10% लोगों ने राइट आंसर दिया। अब उनमें से तुक्के कितने थे, अगर आप उनको भी निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि 2% लोग, और 2% का मतलब 2000 लोगों ने आंसर दिए, तो 2% का मतलब आप सोच सकते हैं 40 बच्चों के राइट आंसर थे। दरअसल मैं आपको बताऊं, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, ऑप्शन नंबर 4 जो था वो उस प्रश्न का राइट आंसर है। सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन उस प्रश्न का सही जवाब है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है जो मिलर व डोलार्ड ने लिखी थी। दो नाम याद रखेंगे, डोलार्ड एक नाम और मिलर दूसरा नाम। तो मिलर व डोलार्ड या डोलार्ड व मिलर ने ये बुक लिखी थी। और ये बुक क्यों खास है मैं आपको बताऊं कि दरअसल अल्बर्ट बेंडूरा से पहले 1942 में इनकी एक बुक आई थी। अल्बर्ट बेंडूरा से पहले मिलर व डोलार्ड ने ये प्रूव कर दिया था कि साहब लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग होता है। यानी सीखना इमिटेशन, मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन के कारण होता है। ये बात बताने वाले थे डोलार्ड व मिलर, लेकिन बेंडूरा ने इस तरह से व्याख्या की इस कॉन्सेप्ट की और बहुत से काम किए उन्होंने कि बेंडूरा प्रसिद्ध हो गए साहब। लेकिन बेंडूरा से पहले अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन बताने वाले कौन थे? डोलार्ड व मिलर थे। एक हेगर्टी का नाम भी आता है कहीं, तो हेगर्टी ने भी अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था, हेगर्टी। अभी आप समझें, डोलार्ड व मिलर की ये बुक बहुत खास है, अहम है, इसलिए हमने प्रश्न दिया था। तो इसका सही जवाब होगा कि साहब सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन अल्बर्ट बेंडूरा ने नहीं लिखी, बल्कि डोलार्ड व मिलर ने लिखी थी 1942 में। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 13। और देखो मैं आपको बता दूं, आज के इस सेशन में मैंने कुछ वो एडवांस कॉन्सेप्ट लिए हैं, कुछ वो थियरीज आपके लिए डिस्कस करी हैं, इन शॉर्ट में करी हैं, जो आपके लिए बेहद खास रहने वाली हैं, क्योंकि इन जनरल इनके बारे में कोई बात करता नहीं है और परीक्षाओं में इनमें से बहुत से सवाल आते हैं, तो डिसाइड कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन कितना औरों से अलग होगा। ठीक है, पर वही वाली बात है कि हम कितनी भी मेहनत करें, पता है कई बार एक ख्याल आता है कि साहब मेहनत उनके लिए करनी चाहिए जो इसके लिए हकदार हैं, जो डिजर्व करते हैं। क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर आप ये गलत जवाब देंगे या फिर आप जवाब ही नहीं देंगे, तो फिर आपसे बाकी तो क्या उम्मीद करूँ मैं कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जब आप खुद के लिए इतना नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत दुख की बात है, बहुत गंभीर विषय है, प्लीज़ इस पे ध्यान देंगे। और आज के वीडियो के बाद आप ध्यान से देख के, मैं इसमें प्रश्न भी जाऊँगा, सब लोग जवाब देंगे। और साथ में मैं आज आपसे एक चीज़ और मांगूंगा, कमेंट्स के जरिए आप जितने लोग देख रहे हैं ना, वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे। हर एक बंदा मेरे को कमेंट करेगा आज के इस वीडियो के बाद में कि सर हमें ये बात अच्छी लगी, ये बात हमें ख़राब लगी, और हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 2 पेज भर दो, लेकिन 2 लाइन का, 3 लाइन का आप 1 मिनट अगर कमेंट पे खर्च नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार है। क्योंकि पता है, मैं आने वाले टाइम में बहुत कुछ सोच रहा हूँ। एक मैं डेली ये तो चलती रहेगी, ये अपना कॉन्सेप्चुअल माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत गहन अध्ययन करवा रहा हूँ आपको साइकोलॉजी का। ठीक है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन साथ में मैं कुछ NCERT बेस्ड चीज़ें भी लेके आने वाला हूँ। रैपिड फायर की कुछ टेस्ट सीरीज़ भी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसी चैनल पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे ख़ास बात जिसके लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ मिले, क्योंकि ऑथेंटिक कहीं भी वो चीज़ मेरे को नज़र नहीं आई, वो है दरअसल पेडागोजी, मेथडोलॉजी। तो मैं टीचिंग मेथड्स की भी बात इस चैनल पे करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना, अगर सब कुछ सही रहा, आप लोगों ने दिल लगा के हमें सुना,
तो फिर हम भी करेंगे, और नहीं तो फिर हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए वार्निंग है, आप लोग कितना इसको लेते हैं। ओके, चलिए माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 13 शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पुनर्बलन, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा है समग्र आकृति प्रत्यक्षीकरण, और चौथा है उद्दीपन सामान्यीकरण। तो मेरे ख्याल से अंतर्दृष्टि अधिगम आप सब जानते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम और कुछ नहीं है बल्कि गेस्टाल्टवाद का ही दूसरा नाम है। और गेस्टाल्टवाद को इनमें से 4 में से कौन सी एक चीज़ डिफाइन करती है, ये फर्स्ट ग्रेड से लेकर सीटेट तक बहुत जगह पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण, या समग्र आकृति प्रत्यक्षीकरण भी लिखने में ऐसा ही आता है। हमारे यहाँ टाइपिंग क्या करें, आप देखते हो मोबाइल से कर रहे हैं। तो समग्र आकृति प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर होगा। दरअसल क्या होता है समग्र आकृति प्रत्यक्षीकरण, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ 1-2 चीज़ें। देखो, पहले सबसे पहले आप ध्यान रखना, गेस्टाल्टवाद जर्मनी ने दिया है, ठीक है ना। और गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। एक्चुअली इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपको पूछें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है फॉर्म या फिर पैटर्न, लेकिन इंप्लाइड अर्थ इसका क्या है। इंप्लाइड अर्थ है, कई बार आपने पढ़ा भी है ना परीक्षाओं में, कि गेस्टाल्टवाद का अर्थ है पूर्णाकार, गेस्टाल्टवाद का अर्थ है समग्र आकृति, गेस्टाल्टवाद का अर्थ है किसी भी चीज़ को एज ए होल देखना, समग्र रूप से देखना। और दरअसल मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी थीम और कॉन्सेप्ट था जो 20वीं शताब्दी की बहुत बड़ी खोजों में से एक था। और ये वाली बात क्या थी, ध्यान से सुने। अगर परीक्षा में आपको पूछ लें कि साहब गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो मेरे ख्याल से आपने खूब नाम सुने 3, मैक्स वर्दीमर एक ही बात है, कुर्ट कोफका। वर्दीमर कोफका व कोहलर के नाम से कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। तो ध्यान देंगे, गेस्टाल्टवाद के प्रणेता कौन है। अगर परीक्षा में आपको मिले पहला ऑप्शन वर्दीमर, दूसरा ऑप्शन कोफका, तीसरा ऑप्शन कोहलर, तो चौथा ऑप्शन गारंटी से मिलेगा उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। लेकिन परेशानी तब आती है, और आती है परीक्षाओं में, आएगी, कि जब आपको परीक्षा में 4 ऑप्शन एक साथ नहीं मिले बल्कि 3 ऑप्शन तो ये मिले और चौथा कोई और, फॉर एग्जाम्पल चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्किनर। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर है, कोफका है, कोहलर या स्किनर है। ऐसी स्थिति में आपको एक आंसर छांटना होगा। तो यहाँ पे आप क्या आंसर करेंगे, अगर तीनों के अलग अलग नाम हैं तो आप वर्दीमर राइट आंसर करेंगे। क्या करेंगे, वर्दीमर राइट आंसर करेंगे, मैक्स वर्दीमर। दरअसल मैं आपको बताऊं, मैक्स वर्दीमर ने 1912 में दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज़ दी थी, और वो थी 5 फेनोमेनन। 5 फेनोमेनन वो कॉन्सेप्ट है, वो रिसर्च है जो गेस्टाल्टवाद का आधार है। और 5 फेनोमेनन या 5 फेनोमेना आप कहीं पढ़ते हो, मैक्स वर्दीमर की देन है। क्या है 5 फेनोमेना? 5 फेनोमेना का अर्थ है कि दरअसल वर्दीमर ने प्रयोग किए थे कि दरअसल हम सबको ऑप्टिकल इल्यूजन्स होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स का मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो फिर हमें कोई भ्रम जैसी स्थिति होती है। मतलब एक शब्द देखो प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे है। प्रत्यक्षीकरण क्या है? दरअसल प्रत्यक्षीकरण का, परसेप्शन का मतलब क्या है? प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि हम चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, कैसे उनका अर्थ निकालते हैं, है ना। पहला काम आपने सुना, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, तो प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है। संवेदना वो सेंसेस हैं जिनके माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन वातावरण से लेते हैं, ठीक है, वो ग्रहण करते हैं, वो तो संवेदनाएं हैं। लेकिन फिर हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उन चीज़ों को किस तरह से परसीव करता है, उन चीज़ों को किस तरह से परसेप्ट करता है, उन चीज़ों का अर्थ किस तरह से लगाता है। तो वो अर्थ लगाना ही तो सबसे बड़ा खेल है इस दुनिया में। अर्थ लगाना, दरअसल 5 फेनोमेना ये बोलता है कि अगर हम, मैक्स वर्दीमर की बहुत बड़ी बात, अगर हम देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, गेस्टाल्टवाद स्ट्रक्चरलिज्म का विरोध करता है। गेस्टाल्टवाद अमेरिका का ही एक संप्रदाय था, आपने पढ़ा है ना, वुंट व टीचनर ने दिया था संरचनावाद, ठीक है ना, ये निर्मितवाद नहीं है। वुंट व टीचनर का जो संरचनावाद था, गेस्टाल्टवाद उसका विरोध करता है, क्योंकि संरचनावाद अंशों को महत्वपूर्ण मानता था, पार्ट्स को महत्वपूर्ण मानता था, और गेस्टाल्टवाद कहता है कि साहब अंशों से अर्थ लगेगा ही नहीं, बल्कि सही अर्थ तो हम तब समझेंगे, सही प्रत्यक्षीकरण तो तब होगा जब हम अंशों की बात नहीं करें बल्कि समग्र की बात करें। किसकी बात करें? समग्र की बात करें। इसलिए तो पता है ना, कई बार आपने देखा परीक्षा में गेस्टाल्टवाद का अर्थ है समग्राकार या समग्राकृति या पूर्णाकार, ठीक है ना। एज ए होल की बात करते हैं गेस्टाल्टवादी, किसकी बात करते हैं? एज ए होल की बात करते हैं कि एज ए होल चीज़ों को देखोगे तो वो सही तरीके से समझ में आएंगी,
तभी प्रत्यक्षीकरण होगा। और ये एज ए होल देखना ही दरअसल फाइव फेनोमेनन है, फाइव फेनोमेना है। मैक्स वर्दीमर ने जो प्रयोग किया था, मैं आपको बताऊं, वो लाइटिंग्स पे प्रयोग किया था। आपने घरों में छतों पे लाइटिंग्स देखी है ना, खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटिंग देखी है, ठीक है। दरअसल वर्दीमर कहते हैं कि साहब ये एक ऐसा इल्यूजन है कि अगर हम इन लाइटिंग्स में क्या होता है, इन लाइटिंग्स में दो चीज़ें होती हैं साहब। ये बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है ना, सीरीज़ में या सर्कल में ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, देखिए ना आपने खूब, ओके। तो खास बात क्या होती है कि ये ऑन ऑफ हो रहे हैं, केवल ऑन ऑफ, यानी ये बल्ब जल रहा है बुझ रहा है, 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 ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो अगर हम अंशों के रूप में इनको देखेंगे, मान लीजिए आप इस एक बल्ब को देखिए ध्यान से, तो क्या है, ये ऑन ऑफ हो रहा है साहब। आप बोल देंगे साहब एक बार जल रहा है एक बार बंद हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इनको सबको एक साथ देखेंगे ना, एज ए होल, तो पता है क्या होगा, तब सही प्रत्यक्षीकरण होगा। और सबको एक साथ देखेंगे तो हमें लगेगा बाकायदा लाइट रनिंग है, लाइट भाग रही है, लाइट दौड़ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। बोले होगा कि नहीं। इसका मतलब हम इन चीज़ों को इन चीज़ों का अर्थ तभी ले पाएंगे जब हम समग्र रूप से देखेंगे, एज ए होल देखेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितनी मोशन मूवी हम देखते हैं, जितनी फिल्में हम देखते हैं, उसके पीछे यही तो काम, यही तो लॉजिक है। आपको पता है हमारी आंखों के सामने से अगर फ्रेम्स, स्टिल फोटोग्राफी के फ्रेम्स गुजारे जाएं, आपकी आंखों के सामने कोई फोटो, कोई तस्वीर रख दी जाए, तो आप बोलोगे साहब ये तस्वीर है, स्टिल फोटोग्राफी है। लेकिन उन्होंने एक फिगर दी है कि सब 24 फ्रेम्स इन ए सेकेंड, यानी 24 फ्रेम अगर एक साथ हमारी आंखों के सामने कोई लाता है तो वो 24 फोटोएं वीडियो बन जाती हैं, वो मूव हो जाता है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और यही मूवी है, यही फिल्में हैं, यही सिल्वर स्क्रीन है। तो कितनी बड़ी खोज है फाइव फेनोमेना। ये खोज करने वाले थे मैक्स वर्दीमर, और उन्होंने ये बेहतरीन काम किया था 1912 में। तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि सब गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई थी 1912 में, और करने वाले थे मैक्स वर्दीमर। लेकिन जिन्होंने गेस्टाल्टवाद को प्रसिद्ध किया था वो इनके दोनों असिस्टेंट थे, कोफका और कोहलर। कोहलर ने, आपको पता है ना, पहला वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय 1913 से 1918 के बीच एक आइलैंड है साहब, केनारी आइलैंड का भी आपने नाम सुना हो, टेरिफाइन आइलैंड के पास है। केनारी आइलैंड पर 5 सालों तक प्रयोग किए थे कोहलर ने एक चिंपैंजी पे, जिसका नाम मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, सुल्तान। तो सुल्तान पर कोहलर के वो प्रयोग इतने मशहूर हुए कि गेस्टाल्टवाद का डंका पूरी दुनिया में बजा। इसलिए गेस्टाल्टवादियों में ये दोनों भी शामिल किए जाते हैं। लेकिन अलग अलग पूछ लें तो केवल मैक्स वर्दीमर करना है। हाँ, इन लोगों के शामिल होने से फिर कुछ गेस्टाल्टवाद के कुछ और नाम निकले साहब, और वो और नाम थे सूझ का सिद्धांत, वो और नाम था यही आपका अंतर्दृष्टि, इनसाइट लर्निंग, वो और नाम था आहा अनुभव का सिद्धांत, आहा एक्सपीरियंस का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बताया कि साहब जब हम समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करेंगे, फाइव फेनोमेनन को साथ में लिया है ना, तो फिर क्या होगा, हम समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाएंगे। और समस्याओं को सुलझाएं, इन्होंने ट्रायल एंड एरर का भी विरोध किया था, मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि सीखना ट्रायल एंड एरर का परिणाम नहीं है, सीखना अभ्यास का परिणाम नहीं है, बल्कि सीखना तो उस समझ का परिणाम है, उस परसेप्शन का, उस अर्थ निर्माण का, उस मीनिंग मेकिंग का परिणाम है, जो कि व्यक्ति समस्या के सभी पहलुओं को एक साथ इंटीग्रेट करके देखेगा तो फिर होगा। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने कहा है कि समझ, थॉर्नडाइक ने बोला था कि साहब सीखना ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होता है। इन्होंने कहा कि साहब सीखना ग्रेजुअल नहीं है, ये समझ तो अचानक होती है, एकाएक होती है, एट वंस होती है। तो सूझ अचानक आती है, ये भी गेस्टाल्टवाद की खास बात है। ओके साहब, तो मैं काफ़ी बातें आपको बता चुका हूँ गेस्टाल्टवाद के बारे में। यहाँ हमने पूछा था अंतर्दृष्टि अधिगम या गेस्टाल्टवाद का ये सिद्धांत किसका परिणाम है, तो सही जवाब हो जाएगा समग्र आकृति प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है। समग्र आकृति क्या है? समग्र आकृति वही फाइव फेनोमेनन है, समग्र आकृति वही एज ए होल देखना है, और प्रत्यक्षीकरण का मतलब अर्थ निर्माण है। एक साथ सबको देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, अर्थ निर्माण होगा। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, समग्र आकृति और प्रत्यक्षीकरण, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। ओके, अब है सवाल नंबर 2, दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा बेहद खास प्रश्न आपके लिए। संज्ञानात्मक मानचित्र का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? कॉग्निटिव मैप अपने सिद्धांत में किसने किया? अल्बर्ट बेंडूरा, क्लार्क हल, टोलमैन और एडविन गुथरी। देखो मैं फिर आपको बता दूं, मैंने गुथरी, टोलमैन, क्लार्क हल की वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लिए हैं, मैं लाया हूं। लेकिन वो बस वही वाली बात है ना, आप डिजर्व करते हो कि नहीं, ये आपको जताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि साहब हमें आपसे मोहब्बत है,
अगर मोहब्बत है तो फिर उसको बताना भी पड़ता है, जताना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है, नहीं तो फिर वो काहे की मोहब्बत है। ओके, चलिए, संज्ञानात्मक मानचित्र का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? 4 ऑप्शंस हैं, अल्बर्ट बेंडूरा, क्लार्क हल, टोलमैन, एडविन गुथरी। तो बोलिए इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, सही जवाब है टोलमैन, E.C. टोलमैन, एडवर्ड चेस टोलमैन इनका नाम है। यूएस साइकोलॉजिस्ट थे और बेहतरीन काम किया इन्होंने संज्ञानात्मक मानचित्र दिया है। टोलमैन के सिद्धांत के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कोग्निटिव मैप क्या होता है? टोलमैन कहते हैं कि जब प्राणी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, क्योंकि टोलमैन उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, पर्पजिव बिहेवियर बोलते हैं ना, प्राणी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, लक्ष्य को पा लेता है उस भूल भुलैया के माध्यम से, उस टी मेज में घूम घुमा के, तो फिर वो क्या करता है, वो अगली बार वही व्यवहार करता है। जो मोलर बिहेवियर यही तो है, चवर्ण व्यवहार इसी को तो कहते हैं। उद्देश्य लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, लेकिन प्राणी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा तो उससे पहले संज्ञानात्मक चीज़ों का भी उसमें रोल होगा, तभी तो टोलमैन संज्ञानात्मक कॉग्निटिव अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ओके, हालांकि ये व्यवहारवादी भी हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं ऐसे। तो जब प्राणी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में एक मैप बनाएगा। और वो ये मैप क्या है? ये मैप दरअसल और कुछ नहीं है, बल्कि वो तमाम रास्ते के चिन्ह हैं, वो तमाम रास्ते के साइन हैं, वो तमाम रास्ते के संकेत हैं, जिनको टोलमैन उद्दीपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपक। यानी उद्दीपकों की एक चेन है, उद्दीपकों की एक श्रृंखला है, जिसके माध्यम से प्राणी मंजिल पे जाता है, मंजिल का पता लगाता है। इसलिए तो टोलमैन का सिद्धांत SS थ्योरी कहलाता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में केवल इतनी बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। संज्ञानात्मक मानचित्र का वर्णन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोलमैन ने किया साहब। ओके, इनका 1930 का मशहूर प्रयोग टोलमैन होंजिक प्रयोग भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। ओके, चलिए साहब, अब है सवाल नंबर 3। ओके, और ये बेहद खास सवाल है। कौन सा युग, माफ करें युग नहीं है, युग्म है, युग्म, उसमें PDF में मैं इसको ठीक कर दूंगा। कौन सा युग्म, युग्म का मतलब दो लोग, सीखने में पुनर्बलन को महत्वहीन मानता है? यानी सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता। कौन से दो ऐसे लोग हैं? ये परीक्षा में प्रश्न आया था तो बहुत मजा आया था हमारे बच्चों को। ठीक है, और ये अब की बात नहीं है, यहाँ से 5 साल 7 साल 10 साल पहले ऐसे प्रश्न आए हैं। तो आप सोचिए, जिन लोगों ने टोलमैन के बारे में ठीक से पढ़ा भी नहीं है वो कैसे कर पाएंगे उसको। चलिए, तो कौन से दो ऐसे लोग हैं जो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते? पहला ऑप्शन है टोलमैन व स्किनर, दूसरा ऑप्शन है एडविन गुथरी व टोलमैन, तीसरा क्लार्क हल व टोलमैन, चौथा लेविन व क्लार्क हल। तो देखिए, पहले ऑप्शन में टोलमैन पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन स्किनर तो मानते हैं साहब, इसलिए गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में देखिए लेविन क्लार्क हल, ठीक है ना, इसमें दोनों ही पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए गलत हो गया। तीसरे में क्लार्क हल पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं पर टोलमैन नहीं मानते, तो गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एडविन गुथरी व टोलमैन। यानी एडविन गुथरी और टोलमैन दो ऐसे लोग हैं जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, महत्वहीन नहीं मानते। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना। एडविन गुथरी की बात बताऊं, एडविन गुथरी तो एक इकलौते ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो सीखने में, इन्होंने बहुत से काम किए थे, मैंने इन पे प्रश्न लिए हैं, जो सीखने में पुनर्बलन और अभ्यास दोनों को नहीं मानते। तो याद रखना, अगर परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न पूछ लें कि वो कौन है जो सीखने में पुनर्बलन और अभ्यास दोनों को ही नकारते हैं, तो फिर आप नाम लेंगे साहब, वो हैं एडविन रे गुथरी। ओके, लेकिन अगर ये पूछ लें कि सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते वो कौन है, तो दो लोग हैं, एक तो है गुथरी साहब और दूसरे हैं टोलमैन साहब। क्यों नहीं मानते ये, इनके प्रयोग मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग एडविन गुथरी का आपको बता देता हूँ। दरअसल एडविन गुथरी ने प्रयोग किया था जो गुथरी हार्टोन प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। गुथरी हार्टोन प्रयोग, ये 1947 में उन्होंने किया था। और दरअसल ये प्रयोग था कैट्स पर। किस पर था? कैट्स पर था, बिल्लियों पर था। प्रयोग ये था कि इन्होंने एक बॉक्स बनाया, मिरर बॉक्स बनाया। मिरर का मतलब जिसमें आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट शीशे का घर बनाया। ओके, और इस मिरर बॉक्स में यहाँ पे कुछ प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई इसको टच करता है तो ये दरवाज़ा खुल जाता है और यहाँ से एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल सकते हैं। चारों तरफ इसके कैमरे लगा दिए और इसमें कैट को छोड़ा साहब, बिल्ली को छोड़ा, और इस पर लिख दिया कैट नंबर 1। इन्होंने एटलीस्ट 20 कैट्स पे प्रयोग किया था, ठीक है ना। 1 नंबर बिल्ली को इसमें छोड़ा। अब बिल्ली ने क्या किया क्या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली ने अल्टीमेटली अपना सर यहाँ पे टच किया, सर खुजाया तो दरवाज़ा खुल गया, बिल्ली बाहर निकल गई। एडविन गुथरी ने लेबल लगा दिया, 1 नंबर बिल्ली सर से दरवाज़ा खोलती है।
फिर दूसरी कैट को डाला और इस बॉक्स में ये एग्जिट है, ठीक है। दूसरी कैट को डाला और दूसरी कैट ने किस तरह से खोला पता है आपको? दूसरी कैट ने फॉर एग्जाम्पल, है ना, वापस अगर दूसरी कैट ने सर से ही खोला तो फिर उसको उन्होंने 1 नंबर में लिया, ठीक है ना। इसने अपने पंजे रगड़े और दरवाज़ा खुल गया, बाहर निकल गई, उन्होंने लिख दिया 2 नंबर कैट पंजों से खोलती है। फिर तीसरी कैट को डाला, उसने फॉर एग्जाम्पल पीठ रगड़ी, दरवाज़ा खुल गया, तो 3 नंबर पीठ रगड़ के खोलती है। बाद में उन्होंने क्या किया, उन कैट्स को वापस जैसे इसमें डाला, तो जिसने पाँव से खोला था उस कैट ने पाँव से ही खोला, जिसने सर से खोला था उसने सर से ही खोला, जिसने अपनी पीठ से खोला उसने पीठ से ही खोला। तो गुथरी ने यह कहा कि साहब इसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसमें कोई पुनर्बलन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राणी केवल अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है। किसको दोहराता है? अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है, जो गुथरी का लॉ ऑफ रिसेंसी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा, गुथरी ने कहा कि उद्दीपन व अनुक्रिया, यहां देखो परिणाम, परिणाम दरवाजा खुलना था और उससे जस्ट पहले वाली चीज कौन सी हुई थी कि दरवाजे को सर से टच किया या फिर पाँवों से टच किया, ठीक है ना। तो ये पहले वाली चीज थी। तो उद्दीपन तो था वो बिल्ली का जो वो था ना, माफ करें, अनुक्रिया जो बिल्ली की थी वो खोलने वाली थी, ठीक है। और उसको क्या मिला वहाँ पे, दरवाज़ा खुला तो वो एक तरीके से उसका रिस्पॉन्स हुआ, माफ करें स्टिमुलस हुआ। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे इसमें महत्वपूर्ण बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि यहाँ उद्दीपक व अनुक्रिया में जितनी नज़दीकी होगी, उद्दीपन व अनुक्रिया में जितना सामीप्य होगा, प्राणी उतना ही जल्दी सीखेगा। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि एडविन गुथरी का सिद्धांत सीखने का सामीप्यता सिद्धांत कहलाता है। सामीप्यता, एडविन गुथरी का सिद्धांत कॉन्टिग्यूटी थ्योरी कहलाता है। कॉन्टिग्यूटी सामीप्यता को कहते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा एडविन गुथरी का सिद्धांत, उन्होंने ये कहा ना कि यहाँ पे कितने प्रयास किए बिल्ली ने? केवल एक प्रयास किया ना। इसलिए एडविन गुथरी का सिद्धांत एक प्रयास या एकल प्रयास ये सीखना भी कहलाता है। सिंगल एफर्ट लर्निंग किसने दी? तो हम बोलेंगे एडविन गुथरी ने दी साहब। ओके, सिंगल एफर्ट लर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एडविन गुथरी सीखने में 2 चीज़ों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, एक तो पुनर्बलन को और दूसरा अभ्यास को। दोनों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। ओके, दूसरा, टोलमैन क्यों महत्वपूर्ण नहीं मानते? तो एक टोलमैन का प्रयोग दरअसल आपने सबने देखा हो, टोलमैन होन्जिक प्रयोग के नाम से जो प्रसिद्ध है, और ये किया था टोलमैन होन्जिक ने 1930 में। टोलमैन होन्जिक प्रयोग क्या था? ये प्रयोग ध्यान दें, ये प्रयोग दरअसल उन्होंने एक टी मेज पे किया था। टी मेज क्या है? टी मेज दरअसल एक ऐसा भूल भुलैया है, जो रास्ता आगे जाएगा तो एक टी बन जाएगी। ये टी बन गई ना, फिर अगर कोई प्राणी इधर जाए तो फिर एक टी मिलेगी, 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 इधर जाए तो फिर एक टी मिलेगी। यानी हर जगह, हर दोराहे पे प्राणी चला जाता है और वहाँ फिर उसको एक दोराहा नजर आता है, तो वो सोचता है मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, पर कहीं ना कहीं जाके एक राह उसको गोल तक ले जाती है, मंजिल तक ले जाती है। ये प्राणी की मंजिल है और ये प्राणी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्राणी की ओरिजिन है। ओके, दरअसल ये जो भूल भुलैया पथ है, परिपथ है, ये जो टी मेज है, आपने सुना ना जिग जैग, जब जब ऐसे घुमावदार रास्ते हो तो वो जिग जैग हो जाएगी, और जब सीधे टी बनते हैं तो फिर टी मेज हो जाएगी। ओके, टोलमैन ने टी मेज पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? टी मेज पे प्रयोग किया था, और टी मेज पे चूहों को दौड़ाया था। दरअसल मैं आपको बताऊं, टोलमैन ने चूहों के 3 समूह बनाए थे। कितने समूह बनाए थे? 3 समूह बनाए थे। और ख़ास बात ये थी कि इनमें जो पहला समूह था उसको उन्होंने लगातार पुनर्बलन दिया, दूसरा समूह था उसको उन्होंने पुनर्बलन दिया ही नहीं, और तीसरा समूह था उसको उन्होंने 11वें दिन पुनर्बलन दिया। 11वें दिन, ठीक है, यानी 11 दिन तक पुनर्बलन दिया ही नहीं। ओके, 11वें दिन दिया। अब क्या हुआ, जब इनकी परफॉर्मेंस देखेगी तीनों ग्रुप्स की, तो अब देखिए इस ग्राफ पे आपको एकदम समझ में आएगा। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें इधर तो है एरर्स, गलतियाँ, यानी कितनी गलतियाँ करते हैं, एरर्स, और इधर है टाइम। दरअसल टोलमैन का ये प्रयोग 17 दिनों का प्रयोग माना जाता है, इसलिए ये जो टाइम है ये 17 दिन है, 1 3 5 7 9, ये 17 दिन है, 17 डेज। और ये गलतियाँ कितनी करता है? पहला ग्रुप देखिए, पहले ग्रुप ने पहले दिन गलतियाँ करी इतनी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, कोई ये उसका पहला ग्रुप, माफ करें मैं पहला ग्रुप वो बताता हूँ आपको। चलिए, ये आपका भूल भुलैया है जिसमें उन्होंने प्रयोग किए थे, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये ग्राफ दरअसल आपको मैं बता रहा हूँ, इस ग्राफ में इधर तो समय है, डेज है, दिन है, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये 17 दिन है। 17 दिन का प्रयोग के नाम से मशहूर है। और इधर वो एरर्स हैं, वो गलतियाँ हैं जो प्राणी करता है, ये एरर्स हैं, ठीक है, ये गलतियाँ हैं। अब
कितने भी 5, 10, 15, 20, 30 जो भी हैं। अब उन्होंने 3 ग्रुप किए, ठीक है ना। पहला ग्रुप कौन सा था, जिसको लगातार पुनर्बलन दिया। तो पहले ग्रुप की परफॉर्मेंस देखिए आप। पहले ग्रुप ने पहले दिन इतनी गलतियां करी, फिर इतनी करी, फिर इतनी करी, फिर इतनी करी। यानी पहला ग्रुप वो ग्रुप है जिसको लगातार पुनर्बलन दिया गया, और लगातार पुनर्बलन वाला ग्रुप गलतियां कम कर रहा है, रोज गलतियों में सुधार हो रहा है। इसका मतलब बोलिए पुनर्बलन सीखने में सहायक हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ साहब। दूसरा ग्रुप वो था जिसको पुनर्बलन दिया ही नहीं, और उसकी गलतियां देखिए आप, पहले दिन इतनी, फिर दूसरे दिन इतनी। यानी इस ग्रुप की गलतियों में कोई खास सुधार नहीं हुआ, कमोबेश इतनी गलतियां हुई। ये वो ग्रुप था जिसको पुनर्बलन नहीं दिया गया, यानी नो इन्फोर्स्ड ग्रुप था। ये वो ग्रुप था जिसको पुनर्बलन दिया गया, यानी जिसको दिया गया उसकी गलतियों में कमी हो रही है, और जिसको पुनर्बलन नहीं दिया गया उसकी गलतियों में कोई कमी नहीं हो रही। इसका मतलब पुनर्बलन सीखने में कितना महत्वपूर्ण है ना यहाँ तक। लेकिन तीसरा ग्रुप देखिए आप, तीसरा ग्रुप वो है जिसको 11वें दिन पुनर्बलन दिया गया। इसका मतलब 10 दिन तक उसका ग्राफ लगभग ऐसा ही बना, कमोबेश ऐसा ही बना, थोड़ी बहुत गलतियों में सुधार हुई, बाकी गलतियों में कोई सुधार नहीं हुई। लेकिन जैसे 11वें दिन पुनर्बलन दिया, इस ग्रुप की गलतियों में अचानक से कमियां आ गई, और इस ग्रुप की परफॉर्मेंस उस ग्रुप से भी बेहतर बन गई जिसको लगातार पुनर्बलन दिया था। यानी ये 11वें दिन पुनर्बलन वाला ग्रुप है। तो इस बात से आप क्या समझे कि क्या वो अचानक एक ही दिन में सीख गए? क्या एक ही दिन में इनकी गलतियों की संख्या एकदम कम हो गई? नहीं। टोलमैन कहते हैं कि वो एक ही दिन में सीखे नहीं थे, वो पहले से सीखे हुए थे। उन्होंने तो पुनर्बलन मिलने के बाद जो सीखा गया था उसको एक्सप्रेस कर दिया, उसको जता दिया, उसको बता दिया, उसका निष्पादन कर दिया। इसका मतलब टोलमैन कहते हैं कि सीखना पुनर्बलन के अभाव में भी होता है, हालांकि वो सीखना अव्यक्त रहता है। क्या रहता है? अव्यक्त रहता है। इसलिए तो आपने देखा ना, टोलमैन का सिद्धांत सीखने का अव्यक्त सिद्धांत या लेटेंसी लर्निंग या लेटेंट लर्निंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुनर्बलन सीखने में सहायक नहीं होता, बिना पुनर्बलन के भी हम सीखते हैं। पुनर्बलन तो केवल निष्पादन में सहायक होता है। ये टोलमैन का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जो एक जगह पूछा गया किसी परीक्षा में, कि रोज़ आप अपने घर से जाते हैं ऑफिस, है ना, आपके घर के बगल में जैसे आप निकलते हैं एक केमिस्ट की दुकान है, दवाई की दुकान है, आप उसको देखते हैं रोज़, ठीक है, चले जाते हैं, पर आप दुकान पे कभी गए ही नहीं। इसका मतलब क्या, आपको पता नहीं दुकान किधर है, लेकिन एक दिन जैसे ही जरूरत पड़ी वैसे आप सीधे दुकान पे चले गए। इसका मतलब आप पहले ही सीख गए थे, आज थोड़ी सीखे हैं जिस दिन जरूरत पड़ी है, पहले ही सीख गए थे। पर ये सीखना लेटेंट था, ये सीखना अव्यक्त था, ये सीखना प्रच्छन्न था, छुपा हुआ था। तो प्राणी बिना पुनर्बलन के भी सीख लेता है, हालांकि उसको वो बताता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए पुनर्बलन सीखने में नहीं बल्कि निष्पादन में सहायक है। ये बात कहने वाले प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं E.C. टोलमैन। तो टोलमैन आपको याद रखना है। ओके, अभी लंबा हो रहा है, चलिए साहब। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपने क्या दिया? कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वहीन मानता है? 2 लोग हैं, एडविन गुथरी और टोलमैन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए। सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया? टोलमैन, कुटलेविन, बेंडूरा। ऑप्शन ए क्लार्क हल। इसको मैं ठीक कर दूंगा, आगे आ गया। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क हल। क्लार्क हल, क्लार्क हल के सिद्धांत की थोड़ी सी बात 2 मिनट में करूंगा मैं आपसे। सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत किसका? तो आप बोलेंगे क्लार्क हल। ओके, दरअसल क्लार्क हल का मॉडल क्या था? बहुत सी बातें क्लार्क हल के बारे में, तो शॉर्ट में आपको बता दूं। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में कुछ गणित के सूत्र काम में लिए थे, या यूँ कहें पोस्टुलेट्स काम में लिए थे, पोस्टुलेट्स। और फिर इनकी जांच करी थी थियरम, प्रमेय के माध्यम से। तो पोस्टुलेट व प्रमेय पर आधारित सिद्धांत क्लार्क हल का सिद्धांत माना जाता है। 17 पोस्टुलेट्स इनके बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये चूंकि पोस्टुलेट्स गणित से संबंधित थे, इसलिए क्लार्क हल के सिद्धांत को गणितीय अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्लार्क हल के ये जो पोस्टुलेट्स थे, ये जो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस थे, ये अभिग्रहित पूर्व धारणाएं थी, इन्हीं के आधार पर क्लार्क हल के सिद्धांत का एक नाम आपने कभी सुना हो तो तार्किक निगमनात्मक तार्किक सिद्धांत या तार्किक निगमनात्मक ढांचा भी कहते हैं, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा परिकल्पना निगमनात्मक ढांचा भी कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग थियोरी या हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी किसने दी? तो आप बोलेंगे साहब हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी देने वाले क्लार्क हल हैं। चौथी बात, इन्होंने अपने बहुत से कंसेप्ट में, बहुत से अपने पोस्टुलेट्स में प्रबलन या पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो भी क्लार्क हल का नाम लेंगे। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो भी क्लार्क हल का नाम लेंगे। सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो भी क्लार्क हल का नाम लेंगे। इसके अलावा इनके कुछ पोस्टुलेट्स बहुत शानदार हैं, जिसमें उन्होंने NDI का टर्म दिया है ना, आवश्यकता
अंतर्नोद और इंसेंटिव का टर्म दिया था, ठीक है। हालांकि इसमें हिलगार्ड भी जुड़े हुए हैं, वुडवर्थ भी जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनकी। तो एनडीआई की जो टर्म देने वाले अपने एनडीआई की टर्म को अपने सिद्धांतों में शामिल करने वाली बात थी क्लार्क हल की। तो वो क्या थी? वो ये थी कि क्लार्क हल कहते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई अनुक्रिया करता है, ठीक है, और फिर उसको पुनर्जन्म जब मिलता है तो वो आवश्यकता शांत हो जाती है, वो ड्राइव अंतर्नोद रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा क्लार्क हल के सिद्धांत का नाम है आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नीड रिडक्शन थ्योरी। बहुत बार आपने इनका नाम पढ़ा होगा प्रणोदहास सिद्धांत। प्रणोदहास और कुछ नहीं है बल्कि ड्राइव रिडक्शन ही है। अभी मैं आपको वापस और बताऊंगा अगले प्रश्न में ये बात। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी है। तो ऐसे बहुत से नाम क्लार्क हल के सिद्धांत के हैं। एक क्लार्क हल के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण नाम आपको बता दूं, इन्होंने व्यवहार का एक व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत किया है, इसलिए व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहलाता है। ध्यान देंगे, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार आए तो टोलमैन, और व्यवस्थित व्यवहार शब्द आए तो क्लार्क हल करेंगे। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। और क्लार्क हल का ये मॉडल अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। कौन सा सिद्धांत माना जाता है? सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। इसलिए अपने सवाल नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा क्लार्क हल ने दिया साहब। ओके, 5वां प्रश्न काफी लंबा हो रहा है। चलिए, 5वां प्रश्न, प्रसिद्ध समीकरण B इज इक्वल टू एफ पी ई में E का क्या अर्थ है? पहली बात तो ये समीकरण किसने दिया था? ये समीकरण दिया था कर्ट लेविन ने। तो लेविन साहब का नाम याद रखेंगे आप, लेविन, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस देखिए आप इसके। उद्देश्य यानी ई का क्या अर्थ है? ई फॉर, हर कोई जानता है ई फॉर इन्वायरमेंट, लेकिन सवाल जब परीक्षा में आया था तो वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों थे। बहुत से लोग गलत करके आ गए क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक वातावरण जानते नहीं थे क्या होता है, या फिर आगे ऑप्शन गए नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक वातावरण, न कि केवल वातावरण। ये क्या है दरअसल, बताता हूं आपको। देखिए, बी, ये जो समीकरण है इज इक्वल टू एफ पी, इसमें बी है बिहेवियर। बी का मतलब, ऐसा भी प्रश्न आया कि बी से क्या बनता है? बी से बनता है बिहेवियर, एफ से बनता है फंक्शंस, पी से बनता है पर्सन, और ई से बनता है इन्वायरमेंट। लेकिन ये दोनों ही, पर्सन भी साइकोलॉजिकल पर्सन है और इन्वायरमेंट भी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। क्या फ़र्क है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में? सुनिए, उससे पहले आप देखें, बी इज इक्वल टू एफ पी ई, यानी इसको अगर हम एक सेंटेंस में व्यक्त करना चाहें तो बिहेवियर क्या है? वातावरण और व्यक्ति में अंतःक्रिया का फलांक है, परिणाम है। कूट लेविन ने बोला है व्यवहार वातावरण और व्यक्ति में अंतःक्रिया क्रिया का रिजल्ट है। बात समझ आई आपको? लेकिन ये वातावरण और व्यक्ति कौन से होते हैं? ये होते हैं मनोवैज्ञानिक। यानी एक व्यक्ति, हम बात करें ना, वो व्यक्ति तो हो सकता है हम सीधे ही बात कर रहे हैं उसकी, वो पर्सन है, लेकिन उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसकी वो चीज़ किस तरह से चीज़ों का परसेप्शन करता है, इन तमाम चीज़ों को हम उसके साथ जोड़ देंगे तो वो पर्सन बन जाएगा साइकोलॉजिकल पर्सन। ठीक यही वाली बात इन्वायरमेंट में है कि केवल वातावरण और उसमें हम मनोवैज्ञानिक वातावरण। देखो, दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तो होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण, और एक होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। दोनों में क्या फ़र्क है? एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको एकदम समझ में आएगा। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बहुत से बच्चे, ठीक है, आपकी क्लास लगी हुई है और आप यहाँ क्लासरूम में बैठे, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अचानक से इस क्लासरूम में एक सांप आ जाता है। सांप कौन आ जाता है? एक सांप आ जाता है, क्लासरूम के अंदर आ गया सांप। तो क्या वो कक्षा के वातावरण में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। लेकिन वो कौन से वातावरण में आया? वो केवल भौतिक वातावरण में आया। हालांकि सांप आ गया पर किसी ने उसको देखा ही नहीं। तो बोलिए, क्या आपकी पढ़ाई बदस्तूर जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। इसका मतलब वो हमारे मनोवैज्ञानिक वातावरण में नहीं आया, केवल भौतिक वातावरण में आया। पर मान लो किसी ने इसको देख लिया और जैसे ही देखा अफरा तफरी मच गई। ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है। तो कूट लेविन बहुत शानदार बात कहते हैं कि साहब, वातावरण नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक वातावरण की, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से अंतर्क्रिया व्यवहार को उत्पन्न करती है। एक कूट लेविन ने लाइफ स्पेस भी दिया है, ठीक है ना, जीवन दायरा, ठीक है। एक कूट लेविन ने, कभी आपने पढ़ा हो तो, वेक्टर एंड वैलेंसीज का नाम भी लिया है। तो वेक्टर एंड वैलेंसीज का संबंध कूट लेविन से, लाइफ स्पेस या जीवन दायरे का संबंध कूट लेविन से, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का संबंध कूट लेविन से, मनोवैज्ञानिक वातावरण का संबंध कूट लेविन से। एक आपने कभी पढ़ा होगा, कूट लेविन के सिद्धांत को फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। एक आपने कभी पढ़ा होगा, कूट लेविन ने भी वही भौतिकी, फिजिक्स और मैथ्स की चीज़ें ली हैं। एक इन्होंने टर्म लिया था टोपोलॉजी। कौन सा टर्म लिया था?
टोपोलॉजी। दरअसल टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं तलरूप। तो तलरूप सिद्धांत किसका? कूट-लेविन का। तलरूप क्या होता है? तलरूप का मतलब मैं आपको बताऊं, तलरूप का मतलब ये होता है कि जैसे मैथ्स में मैं आपको बताऊं, आप एक रबर बैंड लें, ठीक है ना, और उसको एक कलर में डुबो दें, फिर उसको एक पेपर पे रखें तो एक आकृति बनी ना। अगली बार आप उसको एकदम खींच दें ऐसा, फिर तो एक आकृति बनी। अगली बार आप उसको ऐसे 3 तरीके से ऐसे खींच के रख दें तो एक आकृति बनी। इसका मतलब अलग अलग आकृतियां बन रही है ना, पर जब आप उस रबर बैंड को छोड़ेंगे तो अपने मूल रूप में आ जाएगा। इसका मतलब मूल रूप उसका वही रहता है, भले ही उसको हम अलग अलग आकृतियों में खींच के ढाल दें। सेम वही वाली बात कूट-लेविन ने कही है कि व्यक्ति का मूल रूप वही रहता है, बल्कि उसके खिंचाव, दबाव, तनाव, कर्षण, वेक्टर, वैलेंसीज, ये सारी चीज़ें हमें मंजिल की तरफ, देखो उन्होंने बोला ना कि लक्ष्य की तरफ जाने से कुछ चीज़ें हमें रोकती हैं और कुछ हमें धकेलती हैं, ठीक है। तो ये चलता रहता है जीवन में, ये लाइफ स्पेस, यही तो बोला उन्होंने। तो मूल रूप व्यक्ति का वही रहता है, और मूल रूप क्या है उसका? साइकोलॉजिकल पर्सन है वो। तो ये तलरूप वाली बात भी आप याद रखेंगे, जो कि किसने दी थी? कूट-लेविन ने दी थी। ओके, तो कूट-लेविन की बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप ये तमाम बातें कूट-लेविन के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 नंबर का प्रश्न, अधिगम का कौन सा सिद्धांत, ये परीक्षा में आया था साहब, व्यवहारवाद और समग्रतावाद का अनोखा मेल है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रतावाद का अनोखा मेल है? ऑप्शंस देखिए आप। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है संबंधवाद का सिद्धांत। तो दरअसल हम बात भी कर चुके हैं व्यवहारवाद और समग्रतावाद। ध्यान देंगे, अगर व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की पुल की बात करें तो वो बेंडूरा होगा, लेकिन व्यवहारवाद और समग्रतावाद की बात करें, हालांकि समग्रतावाद गेस्टाल्टवाद संज्ञानात्मक सिद्धांतों में शामिल है, ठीक है ना, पर ध्यान देंगे समग्रतावाद और व्यवहारवाद में मेल की बात करेंगे तो इसका जवाब आएगा टोलमैन। और टोलमैन का जो सिद्धांत है वो चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो टोलमैन और क्लार्क हल और बेंडूरा, इन तीनों के लिए एक टर्म और कम में ली जाती है। ये तीनों उत्तर व्यवहारवादी कहलाते हैं, ये तीनों नव व्यवहारवादी कहलाते हैं, ये तीनों नियो बिहेवियरिस्ट भी कहलाते हैं। जैसे आपने देखा ना एडलर, केरेन हार्नी, कार्ल यूंग, ये नियो फ्रॉइडियन कहलाते हैं, नव फ्राइडवादी, पस फ्राइडवादी कहलाते हैं। तो इसी तरह से याद रखना, टोलमैन, क्लार्क हल और अल्बर्ट बेंडूरा नियो बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं, पस व्यवहारवादी भी कहलाते हैं, उत्तर व्यवहारवादी भी कहलाते हैं, ठीक है। चिन्ह पूर्णाकार इसलिए कि सब पूर्णाकार नक्शा बनाता है ना पूरा संज्ञानात्मक पूरी परिस्थिति का, ठीक है, और उस नक्शे में जो उद्दीपक वो शामिल करता है, जो संकेत, जो चिन्ह लेता है, इसलिए चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। कई बार चिन्ह गेस्टाल्ट भी पढ़ते हैं आप इंग्लिश में। आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, अपने रीट में आया था, साइन लर्निंग थ्योरी किसकी है? तो साइन लर्निंग, तो दरअसल साइन लर्निंग भी किसकी है? टोलमैन साहब की है। तो टोलमैन के सिद्धांत के अलग अलग नाम है, इसलिए चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत यानी टोलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रतावाद का अनोखा मेल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, वो है जैविक संतुलन की अवस्था, होम्योस्टेसिस। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप सोच सकते हैं मैं आपके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ और क्या क्या कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। आज की इस वीडियो के बाद में जो भी बंदा इसको देख रहा है, मेरी उससे गुजारिश है कि वो कमेंट करेगा। मैं देखता हूँ कि कितने कमेंट्स मेरे को इस वीडियो में आते हैं, और अगला वीडियो मैं तभी अपलोड करूँगा जब आपके तमाम कमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, है ना। आप कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे कि क्यों मैं इस सीरीज़ को चालू रखूँ, क्यों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, और क्या वजह है कि आप गलत जवाब देते हैं, क्या वजह है कि आप बहुत कम देखते हैं, कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ना चाह नहीं रहे, या कोई और वजह है। किसी ने इसको देखा फिर कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि वो नहीं चाहता कि मैं अगले वीडियो डालूं, ठीक है ना, और ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। ओके, चलिए साहब, तो होम्योस्टेटिस को अपने अधिगम सिद्धांत में किसने महत्वपूर्ण माना? लेविन पहला ऑप्शन, दूसरा क्लार्क हल, तीसरा टोलमैन, चौथा स्किनर। तो होम्योस्टेसिस की बहुत बेहतरीन अवधारणा को शामिल करने वाले थे नन अदर देन क्लार्क हल। तो इसका जवाब भी आएगा क्लार्क हल। क्या है होम्योस्टेसिस? सुने, समझें। देखो, ओके, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस दरअसल ये मोटिवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस दरअसल वो
स्थिति है हमारे शरीर की जिसमें हमारा शरीर, एक तरीके से आपने कभी सुना हो ना समतुल्य स्थिति, समसंतुलन स्थिति, वो यही है। हमारा शरीर एक सहज और सम और बैलेंस के स्टेटस में, बैलेंस के स्टेट में रहना चाहता है। लेकिन जो चीज़ें इसका बैलेंस बिगाड़ती हैं, जैसे हम एकदम नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, लेकिन मान लो बहुत गर्मी हुई तो अंदर से बैलेंस बिगड़ा ना शरीर का। वो जो बहुत गर्मी है उस गर्मी को डिसबैलेंस कर दिया, और फिर इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से अंदर एक साइकोफिजिकल टेंशन होती है, एक मनोदैहिक तनाव होता है, और हमारा शरीर वापस इस स्थिति में लाने की भरसक कोशिश करता है। भरसक, आपको पता है हमारे शरीर में बहुत बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ताकत है, बहुत रहस्य में। इसलिए तो कोरोना के लिए कहते हैं ना कि साहब जो घर पे रहेंगे, जो जो अपने शरीर में इतनी पावर है कि ये हरा देगा उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, शरीर पसीना छोड़ता है, स्वेट कर देता है, तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए तो करता है, बोले करता है कि नहीं करता है, और फिर वापस उस स्थिति में जब तक नहीं आते हैं तब तक वो बेचैनी रहती है। इसको क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में जगह दी और होम्योस्टेटिस बोला। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, हमने कभी NDA साइकिल आपको बताया, मेरा इसका वीडियो भी है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स। मैं मोटिवेशन के टॉपिक में वापस आप उनके बारे में बताऊंगा। दरअसल नीड या आवश्यकता क्या है, ये किसी चीज़ की हमारे शरीर में कमी या अति को बोलते हैं नीड, ठीक है ना। इस कमी या अति के कारण से जो मनोदैहिक तनाव होता है उसको बोलते हैं अंतर्नोद या प्रणोद, इसको बोलते हैं ड्राइव इंग्लिश में। फिर हमारा शरीर वापस उस स्थिति में आने के लिए, वापस इस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए, इस नीड को रिड्यूस करने के लिए, इस अंतर्नोद को शांत करने के लिए, इस प्रणोद का ह्रास करने के लिए, इस आवश्यकता का न्यूनीकरण करने के लिए उस इंसेंटिव्स को ढूंढता है, उस उद्दीपक को ढूंढता है जो वातावरण में है, उस प्रोत्साहन को ढूंढता है। इसका मतलब ये नहीं समझे कि साहब, जैसे अभी मैंने गुथरी वाले में भी एग्जाम्पल दिया था कि साहब हल और गुथरी भी ये कहते हैं कि साहब पहले अनुक्रिया होती है बाद में उद्दीपक। नो, है तो पहले उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है ना, उद्दीपक अनुक्रिया में शामिल होंगे गुथरी और हल। लेकिन वो कहते हैं कि साहब ये जो स्थिति बनी ये हमारे शरीर के अंदर पहले बनी ना, ठीक है। अब इस स्थिति को दूर करने के लिए हमको प्रोत्साहन देखते हैं, और वो प्रोत्साहन हमें मिलता है तो हमारी ड्राइव रिड्यूस होती है, शांत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी क्या है, आवश्यकता है, ठीक है ना। बहुत से लोग पानी को आवश्यकता बताते हैं, तो ध्यान रखना, पानी आवश्यकता नहीं, पानी की कमी आवश्यकता है। और इस पानी की कमी के कारण से जो मनोदैहिक तनाव होता है ना, उसको बोलते हैं ड्राइव। और यहाँ पानी की कमी वाला ड्राइव क्या है, प्यास है। प्यास क्या हमें चैन से बैठने देगी, नहीं बैठने देगी, तो फिर हम बेचैन होंगे, व्याकुल होंगे और ढूंढेंगे पानी कहाँ है। फिर हमें एक जगह मिलता है पानी। इसका मतलब पानी इंसेंटिव है, पानी लक्ष्य है, पानी वो उद्दीपक है, वो प्रोत्साहन है जो हमारी प्यास रूपी आवश्यकता या प्यास रूपी अंतर्नोद, प्रणोद और ड्राइव को रिड्यूस करेगा, पानी की कमी रूपी आवश्यकता को शांत करेगा। ओके, तो ये NDI का बहुत प्रसिद्ध एक सर्कल है जिसमें क्लार्क हल का भी रोल है, वुडवर्थ का भी रोल है, हिलगार्ड का भी रोल है, ठीक है। क्या अलग अलग रोल है बताऊंगा आपको मैं। उससे पहले एक बात देखें, क्लार्क हल ने होम्योस्टेसिस पे एक जो सीरीज दी है उसमें उन्होंने 6 फैक्टर भी बताए हैं, और ये 6 फैक्टर वाली बात परीक्षाओं में भी 6 वाली भी पूछी गई है, 3 वाली भी पूछी गई है। तो 6 फैक्टर वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये 6 फैक्टर दरअसल आप आराम से याद रख सकते हैं। NDI हमने आपको बताया था, पर यहाँ पे NDA समझें आप, NDAGAR, NDAGAR से ये 6 फैक्टर आप याद रखेंगे। NDAGAR, NDA गार, NDAGAR। इसमें क्या है, N क्या है, N नीड है। NDAGAR में ध्यान देंगे, N क्या है, N नीड है। तो सबसे पहले नीड, ठीक है, आवश्यकता हुई, किसी की कमी आती, इस आवश्यकता के कारण से फिर एक मनोदैहिक तनाव होता है, उसको बोलेंगे ड्राइव, जिसको D से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर ये ड्राइव जो है, देखो स्थिति, आवश्यकता इसके लिए जिम्मेदार थी ना, पर आवश्यकता एक पहले वाली है, सुप्त है, ठीक है ना। ड्राइव बेचैनी में बदल देता है, और फिर ये जो ड्राइव होता है वो हमारे शरीर को एक और स्टेट में लाता है, जिस स्टेट को बोलते हैं अराउजल, इंग्लिश में बोलते हैं A, हिंदी में बोलते हैं उद्वेलन। यानी ये हमें व्याकुल कर देता है कि अब रहा नहीं जाता, अब तो कुछ भी कर, तो कुछ भी कर, तो उद्वेलित कर देता है, अराउज कर देता है, शुरू कर देता है, बूस्टअप कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ये बूस्टअप करना, शुरू करना, स्टार्ट कर देना अराउजल है, ये A है, ये उद्वेलन है। तो ये 3 चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हो गई साहब, हो गई ना। फिर इसके कारण से G आएगा, इसके कारण से व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, जिसको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा, और फिर उसको गोल मिलेगा जिसको बोला था अचीवमेंट, A, उपलब्धि। और ये उपलब्धि दरअसल मिली, फॉर एग्जाम्पल पानी मिला, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी, हमारा ड्राइव रिड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे रिडक्शन R,
तो आर क्या है, आर रिडक्शन है, आर कमी है, आवश्यकता में कमी है, अंतर्नोद में कमी है, प्रणोद में कमी है, और फिर वापस नीड। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इसको होम्योस्टेसिस नाम देंगे। तो एन क्या था, पानी की कमी। डी वो बेचैनी जो हमारे मनोदैहिक साइकोफिजिकल टेंशन हो उसको बोलते हैं। अराउजल वो स्थिति जो हमें रहने नहीं देती है, वो उछालती है, शुरू करवाती है, बुस्टअप करती है। उसके बाद जी से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। ए से अचीवमेंट है, उपलब्धि है, पानी पा लिया साहब। और आर से आवश्यकता में कमी है, या उद्वेलन में कमी है, या फिर ड्राइव में कमी है। ठीक है ना, बात एक ही है। तो एन डी ए जी ए आर से आप इस होम्योस्टेसिस के सर्किल को याद रखेंगे। ओके, चलिए साहब, काफ़ी टाइम लग रहा है। 8वां प्रश्न देखो। 8वां प्रश्न, एडविन रे गुथरी संबंधित हैं। एक प्रयास से सीखना, सिंगल एफर्ट लर्निंग, सामीप्यता सीखना, कॉन्टिग्यूटी लर्निंग, नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी। मैं ये तीनों बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी। इसके अलावा एडविन गुथरी की एक और बेहद खास बात है, एडविन गुथरी हैबिट ब्रोकन मेथड्स के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यानी बुरी आदतों को हैबिट ब्रेक मेथड्स भी इन्होंने दिए हैं, बुरी आदतों को छुड़ाने की विधियां भी दी हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण विधियां आपने सुनी होंगी। पहली है थ्रेस होल्ड मेथड, दिल्ली विधि, कभी बताऊंगा आपको मैं। दूसरी इनकी है फटीग मेथड, और तीसरी इनकी है असंगत उद्दीपक विधि, इन इनकॉम्पिटेंट स्टिमुलाई मेथड। यानी असंगत उद्दीपक विधि, देहली विधि, सहन विधि, थ्रेशोल्ड मेथड, और थकान विधि, फटीग मेथड। एडविन गुथरी की वो 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं जो आदतों को, बुरी आदतों को छुड़ाने में काम ली जाती हैं। एक श्रृंखला विधि भी उन्होंने दी है, कोट वाली लड़की वाली, ठीक है ना। तो इसके लिए दरअसल गुथरी ने प्रयोग नहीं किए थे, क्योंकि कहते हैं कि साहब गुथरी जी का एक ही प्रयोग है। गुथरी एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं जो एक ही प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये जो चीज़ें उन्होंने दी हैं, ये दरअसल उन्होंने अनेक्डोट्स पे दी हैं। अनेक्डोट्स मैंने आपको कहीं बताया होगा, रेटिंग स्केल और माफ़ करें पोर्टफोलियो और अनेक्डोट्स में क्या फ़र्क है। अनेक्डोट्स दरअसल वो घटनाएं हैं, वो उपाख्यान हैं, वो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो जीवन में होती हैं। ये नॉन एकेडमिक है, ठीक है, और पोर्टफोलियो एकेडमिक है। ये मैंने पहले ही बताया था। मेरे पुराने वीडियोज़ को भी आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अगला 3 महीने का टाइम है, अगर आप मुझे टाइम देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, हर बच्चे तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से, तो फिर क्या होगा, फिर मैं आगे आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें दूंगा। आज मैंने आपको बहुत सी बातें बताई हैं, आप समझना इनको चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो एडविन गुथरी सभी। अब है 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न देखिए। इस 9वें प्रश्न पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। व्यवहारवाद के एस आर संप्रत्यय को अस्वीकार करके एस ओ आर संप्रत्यय किसने दिया। 4 ऑप्शंस हैं, वाटसन, वुडवर्थ, गुथरी या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ एस आर ने दिया है। ओके, हालांकि हल ने भी एस ओ आर दिया है, ठीक है ना। तो हल वुडवर्थ साथ एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। फिर भी अगर आए तो ध्यान रखना, वुडवर्थ ने 1929 में ये टर्म दी थी एस ओ आर। 1929 में इनकी बुक का सेकंड वो था, अमेंडमेंट था, रिवीजन था। बुक इनकी थी साइकोलॉजी के नाम से। वुडवर्थ की बुक का नाम है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में 1929 में उन्होंने एस ओ आर दिया। क्या है एस ओ आर? एस ओ आर दरअसल वुडवर्थ ने कहा कि साहब, वुडवर्थ भी व्यवहारवादी हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि साहब उद्दीपक और अनुक्रिया के बॉन्ड की आप जो बात करते हैं ना, थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, है ना, तो वो ये कहते हैं कि साहब ये मैं इसके खिलाफ हूँ। वो ये कहते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में भी तो कुछ होता है। और बीच में क्या होता है? बीच में होता है ऑर्गेनिज्म, बीच में होता है प्राणी, बीच में होता है इंसान। तो उस ऑर्गेनिज्म, उस प्राणी की भी कुछ वैल्यू है, उसकी भी कुछ बात है, और वो आपके रिस्पॉन्स को प्रभावित करती है। इसलिए उन्होंने बीच में ओ डाल दिया। एक बात आपको यहाँ पे और बता दूँ मैं आपको, ये जो बीच वाला ओ है, इसको हम मध्यवर्ती चर अगर बोलें तो यहाँ भी एक खास बात है कि टोलमैन और हल दोनों ऐसे शूरवीर माने जाते हैं जो अपने सिद्धांतों में इंटरविनिंग वेरिएबल्स की बात करते हैं, मध्यवर्ती चरों की बात करते हैं। ये भी बात परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती चर ओ है। क्लार्क हल ने भी इसको कहीं माना है, टोलमैन ने भी इसको कहीं माना है, और वुडवर्थ तो खैर इसके जनक हो ही गए। तो एस ओ आर किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया। ये इसका राइट आंसर है। अब आज का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न भी बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए, एटकिंसन व शिफरिन मॉडल। एटकिंसन व शिफरिन द्वारा प्रस्तुत किए त्रिभंडारीय मॉडल में कार्यकारी स्मृति, वर्किंग मेमोरी का संबंध है। ऑप्शंस, पहला संवेदी स्मृति से है, या लघुकालीन स्मृति से है, या दीर्घकालीन स्मृति से है, या भंडारण से है। संवेदी स्मृति एसएम, या एसटीएम, या एलटीएम, या स्टोरेज। तो देखो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, समझिए इसको। पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर है एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये बहुत शानदार मॉडल है, इस पर जरूर एक प्रश्न आता है परीक्षा में। ये हमने कभी क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको। 5 मिनट के बाद बहुत ध्यान से सुनना। एटकिंसन व शिफरिन मॉडल क्या है?
ये दरअसल एक मेमोरी का मॉडल है। किसका मॉडल है? ये एक मेमोरी का मॉडल है। ये स्मृति का एक सिद्धांत है जो रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफरिन ने 1968 में दिया था। कब दिया था? 1968 में दिया था। इस सिद्धांत को मल्टी स्टोर मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोर मॉडल, या मॉडल भी बोलते हैं, मल्टी स्टोर मॉडल भी बोलते हैं। दरअसल क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? यानी एटकिंसन और शिफरिन ने बोला कि साहब मेमोरी, स्मृति, सेकंड ग्रेड में तो अलग से जरूर इस पर प्रश्न आता है, और आपके रीट में भी, सी टेट में भी, एमपी टेट, यूपी टेट के सभी बच्चे जो मेरे को सुन रहे हैं वो भी, मैं उनके लिए वो बेहतरीन चीज़ें दे रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया जो टेट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप। मेमोरी का ये मॉडल उन्होंने दिया। किसने दिया? एटकिंसन और शिफरिन ने दिया साहब, 1968 में दिया। और इसमें उन्होंने बताया दो बातें, ध्यान रखना, इसकी केवल दो बातें हैं, है ना, 3 फेज, 3 एलिमेंट्स आप याद रखेंगे, दोनों बातें एकदम क्लियर होंगी। एक तो पहली बात इन्होंने बोली कि साहब मेमोरी, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, उसमें बहुत से न्यूरॉन्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स। और ये इन न्यूरॉन्स का क्या काम है? ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये न्यूरॉन्स वातावरण से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है ना, ये एटकिंसन और शिफरिन का ये वाला मॉडल भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, इसलिए ये संज्ञानात्मक अप्रोच का मॉडल माना जाता है, कॉग्निटिव अप्रोच का माना जाता है। ठीक है ना, तो वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को न्यूरॉन्स अपने हिसाब से, जिसको हमारा मस्तिष्क समझे, उनको अपने हिसाब से दूसरी लैंग्वेज में बदलते हैं। ठीक है ना, और ये दूसरी लैंग्वेज क्या है? ये दूसरी लैंग्वेज इनकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकोडिंग। इनकोडिंग, जिसको कूट लेखन भी कह सकते हैं हिंदी में। हिंदी में कोई गारंटी नहीं है, सब कोई भी नाम आ सकता है परीक्षा में। तो पहला काम होगा इनकोडिंग, इन्फॉर्मेशन को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम न्यूरॉन्स जो करते हैं। ठीक है, इस इनकोडिंग के बाद फिर दूसरा काम होता है, ये सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में स्टोर रहती हैं, मस्तिष्क इनको संधारित करता है, जिसको नाम दिया है स्टोरेज। स्टोरेज, संधारण करना या संरक्षित करना, या फिर क्या, सुरक्षित करना भी कह सकते हैं। और फिर ये जो स्टोरेज है ये हमें काम आती है और हम इसको वापस प्राप्त करते हैं, जिसके लिए एक टर्म आता है रिट्रीवल। रिट्रीवल, TRIEVAL, रिट्रीवल, जिसको बोलते हैं पुनः प्राप्ति। तो एटकिंसन और शिफरिन के मॉडल में पहली बात, ये तीन जो तत्व इन्होंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है इनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज, और तीसरा है रिट्रीवल। यानी पहला है कूट संकेतन, दूसरा है भंडारण, या संधारण, भंडारण कह सकते हैं इसको, भंडारण, और तीसरा है पुनः प्राप्ति। लेकिन जो चीज़ परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती है वो इनकी दूसरी बात है। और वो दूसरी बात क्या है? इस मॉडल में इन्होंने बताया कि साहब हम बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो उनको कितनी देर तक याद रख सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, और कैसे उनको हम वापस यूज़ में लेते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन मॉडल अलग से मैं इस पर वीडियो डालूंगा, मज़ा आएगा, आप उसको सुनोगे, देखोगे। तो अभी जो एग्जाम में आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, उसको आप समझें कि इन्होंने दरअसल अपने मॉडल में 3 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं, या 3 तत्व बताए हैं। ठीक है, एक ही बात है। इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तत्व है कि चरण है कि एस्पेक्ट है कि पहलू है कि क्या है। ओके, और वो 3 क्या है, वो बेहतरीन है। सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले जो सूचनाएं हमारे दिमाग में आती हैं, उन सूचनाओं को पहली बार हम हमारे शरीर की कौन सी चीज़ों से लेते हैं? तो जवाब है, हम अपने सेंसेस के माध्यम से, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम उन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं। इसलिए पहला जो तत्व है, पहला जो चरण है, वो कहलाएगा शॉर्ट में संवेदी भी कह सकते हैं इसको, रिश्ते भी कह सकते हैं, संवेदी स्मृति। क्या कहलाएगा? संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति को शॉर्ट में क्या बोल देंगे? सेंसरी मेमोरी। इसको सेंसरी रजिस्टर भी नाम दिया है। इसमें क्या होता है? इसमें हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, हमारा ब्रेन जो सूचनाएं प्राप्त करता है, बहुत सी अनलिमिटेड, जाने कितनी सूचनाएं हम रोज प्राप्त करते हैं, कितनी चीज़ों को हम देखते हैं, कितनी चीज़ें सुनते हैं, कितनी चीज़ों को टच करते हैं। ठीक है ना, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हम सूचनाएं लेते हैं ना, उन सूचनाओं को हमारा ब्रेन सबको आगे नहीं भेजता, बल्कि वो देखता है कि इनमें से कौन सी काम की है, कौन सी काम की नहीं है। तो जो काम की हैं, यूजफुल हैं, उनको तो वो आगे दूसरे लेवल में भेज देगा, दूसरे चरण में भेज देगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेज देगा। और जो काम की नहीं है वो वहीं पे फिनिश हो जाएंगे, वहीं पे लोप हो जाएंगे, वहीं पे खत्म हो जाएंगी। इस पे एक सवाल बनता है कि साहब इन सूचनाओं को संवेदी स्मृति में कितने टाइम तक रखा जा सकता है? तो सब बहुत से अलग अलग बातें हैं, आधा सेकंड भी बताया गया है। ठीक है ना, लेकिन 1 से 3 सेकंड आप ध्यान रखेंगे,
आधे से 1 सेकंड बताया है, आधा सेकंड बताया है, 1 सेकंड बताया है, कुछ लोगों ने 1 से 3 सेकंड बताया, क्योंकि इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। कहीं कहीं 10 सेकंड की बात भी आती है, पर आप एक जो सर्वमान्य तथ्य है वो समझ लें, 1 से 3 सेकंड तक हम सेंसरी मेमोरी में चीज़ों को रखते हैं। अब क्या होगा, इनमें से जो चीज़ें आगे भेज दी हमने वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, और जो आगे नहीं भेजी वो विलुप्त हो जाएंगी, वो हमें ज़िंदगी में कभी दोबारा याद नहीं आएंगी। तो कितनी बड़ी बात है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में समय याद रखेंगे 1 से 3 सेकंड। कैपेसिटी दरअसल इसमें देखते तो अनगिनत चीज़ें हैं, बाकी वो आगे भेज देते हैं, इसलिए अपने आप यहाँ पे कुछ वो भंडारण रखता ही नहीं है, क्योंकि फिर तुरंत फ्रेम खाली करता है, फिर अगली चीज़ें देखता है, अगली चीज़ों को सुनता है, अगली चीज़ों को समझता है। तो 1 से 3 सेकंड याद रखेंगे। संवेदी स्मृति SM, और SM सेंसरी मोटर है, सॉरी सेंसरी मेमोरी है, और सेंसरी मेमोरी का ही दूसरा नाम सेंसरी रजिस्टर भी है। सेंसरी रजिस्टर, संवेदी रजिस्टर भी कह सकते हैं इसको। ओके, ये पहला तत्व, पहला चरण, पहला फेज, पहला एस्पेक्ट, पहला पहलू है मेमोरी का, जो एटकिंसन और सिफरिन ने बताया था। ओके, अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका STM। STM क्या है? लघुकालीन स्मृति है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। क्या है ये? शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट में STM बोलते हैं इसको। और इसमें सूचनाएं कहाँ से आती हैं? इसमें सूचनाएं आपको पता है SM भेजता है, सेंसरी मेमोरी वाली चीज़ भेजती है, ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद दो चीज़ें यहाँ पे बेहद खास हैं जो ध्यान रखना परीक्षा में। यहाँ आने के बाद फिर अगला स्टेप आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ से वो जो चीज़ें मानेगा कि बहुत उपयोगी है ज़िंदगी के लिए, वो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा। बाकी यहाँ भी वही होगा, विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? एक तो ध्यान रखना, यहाँ पे कितनी देर तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें रहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 18 सेकंड याद रखना आप, 18 सेकंड। पर ये 20 से 30 सेकंड भी कई जगह आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो 20 से 30 भी गलत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जैसा ऑप्शन आएगा वैसा आंसर हमको देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैक्सिमम 30 सेकंड, 30 सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। 20 से 30 सेकंड भी हो सकते हैं, 18 से 30 सेकंड भी हो सकते हैं, कहीं 15 से 30 सेकंड भी आए तो भी चलेगा, 10 से 30 आए तो भी चलेगा। तो 30 सेकंड तक इसमें स्टोरेज रहता है, ये ध्यान रखना, याद रहेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी दरअसल जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी दरअसल जो है, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम एक साथ कितनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए एक नाम याद रखना आप, जॉर्ज मिलर। जॉर्ज मिलर ने एक बहुत शानदार बात बताई थी। जॉर्ज मिलर ने दरअसल बताया था कि हम एक साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी में केवल 7 आइटम्स रख सकते हैं। कितने आइटम्स रख सकते हैं? 7 आइटम्स रखते हैं, हालांकि +-2 हो सकता है, ठीक है। 7 आइटम्स को हम एक साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकते हैं, और ये 7 आइटम्स ही मैजिकल नंबर के नाम से परीक्षा में आ चुका है। यानी जादुई नंबर कितना? 7, +-2 हो सकता है। और ये 7 का जादुई नंबर देने वाले थे जॉर्ज मिलर। और ये क्या है मैजिकल नंबर? ये दरअसल 7 वो आइटम्स हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम वन टाइम में स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। और अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक और खास बात जो हमने इस प्रश्न में पूछी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चूंकि जो हम रखते हैं उसको हम काम में लेते हैं ना तुरंत, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही बहुत से लोग साइमल्टेनियस मेमोरी भी कहते हैं, तात्कालीन मेमोरी भी कहते हैं, और बहुत से लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी को नाम देते हैं वर्किंग मेमोरी। क्या नाम देते हैं? वर्किंग मेमोरी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है वर्किंग मेमोरी, यानी कार्यकारी स्मृति किसका नाम है? शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अप टू 30 सेकंड याद रखना है, 7 मैजिकल नंबर याद रखना है, और इसको वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भेज देती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसको बोलते हैं दीर्घकालीन स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी, या शॉर्ट में LTM। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें चली जाती हैं वो जिंदगी भर हमें याद रहती हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो आपके लिए जीवन में बहुत खास रहेगी, वो क्या है कि साहब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का जो तरीका है वो पता है क्या होता है? वो मोस्टली सिमेंटिक है। सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक एक शब्द है जिसका मतलब है कि अर्थ समझ में आ जाना। तो तभी तो आपको हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस से लेके अब तक कि साहब रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रटने से आप भूल जाओगे। अगर अर्थ निर्माण कर लिया आपने, चीज़ों को समझ लिया आपने, तो वो जिंदगी भर याद रहेंगी। इसलिए समझना सिमेंटिक है, अर्थ निर्माण सिमेंटिक है। और जिन चीज़ों का अर्थ निर्माण हमारा ब्रेन कर लेता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, LTM में चले जाते हैं, जिनको हम कभी नहीं भूलते। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, लेकिन हमें वो बच्चे ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं जो डिजर्व करते हैं,
ठीक है ना, मेरी तमाम बातें, मेरी पीड़ा आप समझ रहे होंगे शायद, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो के बाद में आप वो कमेंट बॉक्स को भर दें, ताकि मुझे लगे कि कुछ, हाँ कुछ हैं तो सही जिनके लिए मैं मेहनत करूँ। ओके, तो चलिए आखिरी प्रश्न था, और प्रश्न ये था अपना कि एटकिंसन और सिफरिन द्वारा प्रस्तुत स्मृति के त्रिभंडारीय मॉडल में कार्यकारी स्मृति का संबंध किससे है? ऑप्शंस एसएम, एसटीएम, एलटीएम। तो कार्यकारी स्मृति हो गई एसटीएम, लघुकालीन स्मृति, राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आज के 10 प्रश्न हमने कर लिए, और ये अपनी माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 13 है, 13 नंबर है, ठीक है ना। मैं एक प्रश्न भी डालने वाला हूँ अभी, उसके आंसर भी आप, अच्छा टेलीग्राम पे भी आएंगे। सब लोग टेलीग्राम से जुड़े ही नहीं है, बहुत से लोग, तो उनको पता ही नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो अभी ये आप सबका लिटमस टेस्ट है, सबकी परीक्षा है कि आप कितने एक्टिव हो, कितना चाहते हो कि मैं आगे आपके लिए और चीज़ें डालूँ। कि आपके इस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा जो आप मेरे को डालने वाले हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए मेथडोलॉजी की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेके आऊँगा। मैं और भी बहुत से रैपिड चीज़ें भी करके आऊँगा। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग इतने जल्दी में रहते हैं, वो चीज़ तो गलत है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ सुना, वहाँ सुना, मैं ये नहीं कहता कहीं सब जगह सुनो, लेकिन अब इतनी जल्दी में रहते हैं कि आपका मीनिंग मेकिंग ही नहीं होता, ठीक है। सिमेंटिक चीज़ होगी नहीं तो फिर चीज़ याद कैसे रहेगी, फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर क्यों कर रहे हैं, क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं इतनी। ओके, मेरे ख्याल से कहा ना कि चिट्ठी में लिखते थे पुराने लोग, कम 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 लिखी बात को ज़्यादा समझना, तो कम कही बात को ज़्यादा समझना आप। और बहुत जल्दी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 14 आपके लिए बेहतरीन लेके आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये कुछ चीज़ें आपको करनी है। ओके, बाय। बहुत जल्दी आपके लिए गुड न्यूज़, मे बी ये वीडियो आप जब तक देख रहे होंगे तब तक आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी होगी रीट की। और अब कोई बात, कोई चीज़ हमें विचलित नहीं कर सकती। अब हमें इस बार मंजिल फ़तेह करनी है, हम आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।